नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड, कि कैसे हम लोग अपना कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई बिज़नेस बना सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्ड में कैसे आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो उसमें ढेर सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, आपकी कंपनी का कल्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे आप सही लोगों को टारगेट करें। गोल है आपका कंपनी का, एचआर का गोल क्या है, वो बहुत क्रिटिकल है और वो सब हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग इसी प्रोसेस में, हायरिंग के प्रोसेस में इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। कोई गेस कर सकता है कि हायरिंग में सबसे लास्ट प्रोसेस क्या चीज़ है? फायरिंग। तो कैसे आप या क्यों आप फायरिंग करना चाहिए। टोनी कहते हैं कि एक चीज़ करिए, आप जब किसी को फायर करते हैं तो उसके ऊपर ब्रूड मत करिए, उस चीज़ के ऊपर बहुत सोचिए मत। फिलहाल हम लोग बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद 30-35 लोग यहाँ पर हैं और मेरी जान पहचान में बहुत सी कंपनीज नहीं हैं। तो टोनी कहते हैं अगर आप, जैसे ये तो एप्पल में जॉब किया इन्होंने, तो जब ये लोग फायर करते हैं तो ये कहते हैं कि कोशिश ये करो कि सामने वाले को कैसे नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन दिलवा सको ताकि उसको खराब न लगे, तब आपको अच्छा लगेगा, आपको भी खराब नहीं लगेगा। मैंने अंबुज के साथ यही किया, अंबुज के साथ भी और माथुर के साथ भी। मैं दूसरे एक स्कैन सेंटर को जानता था तो उन दोनों को वहाँ पर किस्मत से वहाँ जगह थी और जॉब लग गई। तो ठीक यही चीज़ टोनी भी कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि हाय राम ये आदमी तो काम नहीं कर पाएगा, मेरे साथ क्या करूँ। आप ये सोचो कि मैं उसको और कहीं कैसे रेफर कर सकूँ। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना, ये काउंटर इंट्यूटिव होगा। काउंटर इंट्यूटिव मतलब हमारे लॉजिकल माइंड को ये समझ में नहीं आएगा। इंट्यूटिव मतलब जो चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा। काउंटर इंट्यूटिव मतलब हमारे माइंड को लगेगा अरे ये कैसे। अगर कोई आदमी किसी जॉब में फेल हो रहा है और आप उसको उस जॉब से हटा देते हैं और अगर उसको उससे बेहतर जॉब दिलवा सकते हैं तो ये उस आदमी के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट काम करा था मेडॉल में। मैंने राजू को कहा कि मुझे मैनेजमेंट सीखना है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से हटा करके मैनेजमेंट में अलाउ कर दिया। हालांकि ये चीज़ ऑलमोस्ट कभी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी में आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से रखा जाता है। बट उन्होंने एज ए एक्सपेरिमेंट मेरे को अलाउ किया और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी चीज़ हुई, अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस आया। और तो काउंटर इंट्यूटिव थॉट क्या है, अगर कोई आदमी किसी काम में मिजरेबल है, फेल हो रहा है, कर नहीं पा रहा है, और उस आदमी को आप हेल्प करते हैं कुछ और रोल कर पाने का, कुछ और काम कर पाने का, तो आप उसके साथ ही भला कर रहे हैं और उस आदमी के लिए आप एक सरप्राइजिंगली पॉजिटिव एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहे हैं। टोनी कहते हैं आज तक मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को फायर नहीं किया जहां पर हमारी कंपनी के लिए और उस आदमी के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद चीज हुई है। ये सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से सोचिए और कॉन्टेम्पलेट करिए कि कभी कभी लाइफ क्या है, अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कचरा बाहर निकाल के फेंकना। और कभी कभी आप जब किसी को जॉब से निकालते हैं तो उसके लिए अच्छी चीज़ है, आप उसकी लाइफ में से कोई कचरा निकाल के फेंक रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो कर रहा है, जॉब कर रहा है क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है। टोनी कहते हैं एक चीज़ आपकी कंपनी में कभी नहीं होना चाहिए कि जब किसी को आप फायर कर रहे हैं तो ये उनको सरप्राइज की तरह आना चाहिए कि वो आया बेचारा आज और निकाल दिया। मेरे साथ ही मेडॉल में एक मेरा दोस्त था, वो भी रेडियोलॉजिस्ट था, और शाम को उसने फ़ोन करके रोना शुरू कर दिया। क्यों? उसको एज ए सरप्राइज निकाला गया। He was literally crying। MBBS MD डॉक्टर जॉब करते हुए उसको एक दिन बोला गया कल से आप नहीं आएंगे, और उसको वजह भी नहीं बताया गया। मुझे लगता है उसको बताया गया होगा, उसने मुझे कहा कि नहीं बताया गया। तो टोनी कहते हैं कभी भी किसी को भी जब फायर करते हैं तो कोशिश करिए कि उसको सरप्राइज न लगे, एक झटका न लगे, अनलेस एंड अनटिल वो आदमी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, कोई बहुत बड़ी, जैसे किसी के ऊपर होता है आजकल जॉब में, आप किसी को मोलेस्ट करते हैं या बहुत बड़ी चोरी करते हैं, ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो कोशिश करिए कि वो सरप्राइज की तरह उसके झटका ना लगे उसको जॉब से निकालते समय। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होगी, अगर आपकी समझदार कंपनी होगी तो जो आदमी इनको निकाला जा रहा है उसको ये आइडिया लग जाता है कि वो काम का नहीं है। वैसे भी मेरे दिमाग में 2-3 ऐसे लोग हैं इसी कंपनी में फिलहाल जिनको मैं वहाँ से निकाल कर यहाँ रखना चाहता हूँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा के दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहता हूँ, बिकॉज वो उस काम में बहुत ठीक नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी भी आदमी को पता लगने लगता है कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली बहुत बड़ी कंपनी के CEO से डिस्कशन कर रहा था, तो वो बोलता है कि बड़ी कंपनी में और छोटी कंपनी में फ़र्क ये होता है कि छोटी कंपनी जो चीज़ इंट्यूटिवली करती है
उसको लगता है कि करना चाहिए। बड़ी कंपनी उसी चीज़ को स्ट्रक्चरली करती है। जैसे टोनी फेडल कहते हैं, जिस आदमी को आपको जॉब से निकालना है उसको आप कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार 1:1 मीटिंग करिए और उसको समझाइए कि तुम्हारे काम में ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं। ये मैं सोच रहा था एक आदमी के बारे में करने के लिए, लेकिन सोच रहा था। और बड़ी कंपनी में क्या होता, ये चीज़ इवैल्यूएट होता कि हर बंदा कैसा काम कर रहा है, उसकी मंथली क्वार्टरली इवैल्यूएशन होती और उस इवैल्यूएशन में अगर वो ठीक नहीं कर रहा है तो वो चीज़ के साथ 1:1 मीटिंग प्लान हो चुकी होती। बट हम बहुत छोटी स्टार्टअप है और बड़ी कंपनी में ये चीज़ स्ट्रक्चरली होती। ये मीटिंग में आप करेंगे क्या, आप डिस्कस करेंगे ईमानदारी से कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या चीज़ें काम कर सकती हैं, क्या चीज़ें हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो क्या होगा, अगर वो आदमी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो क्या होगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को आगे निकलते हुए देखा है। उन्होंने हमारे साथ जॉब किया, फिर 1-2 साल बाद छोड़कर कहीं और गए। और मैं ये चीज़ अंदर से मानना चाहूँगा कि उस आदमी को हमसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं तो छोड़ के क्यों जाता। तो टोनी कहते हैं जब एक आदमी आपके यहाँ नौकरी ज्वाइन करता है तो वो आपको कमिट करता है कि हम आपके लिए ईमानदारी से काम करेंगे, अपना टाइम देंगे। ठीक ऐसे ही एक कंपनी को भी, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने एम्प्लॉयज़ को कमिट करना चाहिए। अगर एक आदमी किसी कंपनी में जॉब करता है तो एक तरह से टोनी के हिसाब से वो एक स्कूल में आया है। वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसके कौन से चैलेंजेस हैं, उसकी क्या डिफिकल्टीज हैं, ये उसके बॉस की तरह या उसके सीईओ की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको पिन पॉइंट आउट करें। तो एज अ कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस आदमी की कमजोरियां पॉइंट आउट कर सकें और कोशिश करें कि उसको कोचिंग मिल सके और फाइनली उसको अपनी कंपनी में एक ऐसी स्पॉट पर पहुंचा सके जो उसके लिए और कंपनी दोनों के लिए सूटेबल है। लेकिन टोनी कहते हैं आप जितना भी अपने मन में अच्छे इंटेंशन लेके चलेंगे, गुडविल, और जितने भी उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, सब कुछ करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको और आपकी टीम को उस आदमी के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता। आप लोग साथ में काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस आदमी के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी खोजनी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फायर नहीं कर रहे हैं, आप उस आदमी को हेल्प कर रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटी खोजने में। और ये वो टाइम होगा, टोनी कहते हैं, कि वो लोग अपनी मर्जी से समझ जाएंगे कि ऐसा नहीं कि मुझे निकाला जा रहा है, मुझे ऐसी चीज़ दी जा रही है जहां पर मैं अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी खोज सकूं। वो अपनी मर्जी से छोड़ के जाएंगे। इस प्रोसेस में आप उसको निकालते नहीं हैं, आप उसको 1 महीना देते हैं, 2 महीना देते हैं, 3 महीना देते हैं, लेकिन जब भी वो जाता है तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप एकदम अच्छा बना रहता है, एमिकेबल होता है। और फिर ये कुछ लोग हैं जिनको तो आप रख ही नहीं सकते अगर आपने हायर कर लिया। उसको ये लोग एसोल बोलते हैं, मतलब गाली देते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपने गलती से रख लिया है, उनको आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी नहीं दे सकते। अगर आपकी छोटी मोटी कंपनी है, टाइनी स्टार्टअप है, और उसमें आपने किसी बदतमीज और बेकार और बहुत ही खराब आदमी को रख लिया है, इसका मतलब आपकी कंपनी खत्म, डूब गई और हो गया। क्यों बोल रहे हैं, गाली क्यों दे रहे हैं उस आदमी को? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से आपका प्रोडक्ट या आपकी पूरी की पूरी टीम बर्बाद हो जाएगी, रुइन हो जाएगी। और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत बड़ी कंपनी है कि छोटी कंपनी है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और जितनी बड़ी टीम होती है उतना ही आसान होता है किसी टीम को पॉइजन करना, क्योंकि साथ में जो लोग काम कर पाते हैं ना, वो टीम बनना ये बहुत मुश्किल है। अभी तक हम लोग किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं कर पाए, अभी तक किसी बड़े प्रोडक्ट के साथ हम जुड़े नहीं हैं। ये बहुत रेयर है कि टोनी फेडल जैसा आदमी हमको मिला है बात सुनने को। टोनी फेडल कौन है पता है? टोनी फेडल वो बंदा है जिसने आईपॉड और आईफोन में स्टीव जॉब्स के साथ काम किया है। और आईफोन, खासतौर से आईफोन क्या है पता है? इस दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन द हिस्ट्री, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दिया है। एसबीआई बैंक है, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई से भी कम से कम 10 गुना बड़ी कंपनी है एप्पल। और एप्पल को एप्पल बनाया है, सबसे पहले उसकी जान बचाई है आईपॉड ने, और फिर आईपॉड का ही बेटर वर्जन था आईफोन, अभी हम सीख रहे हैं। और उस चीज में खुद इन्वॉल्व होकर के बनाने वाला बंदा है टोनी फेडल। और उसके बाद इसने एक और कंपनी बनाई है, उस कंपनी का नाम है नेस्ट, थर्मोस्टैट और होम सॉल्यूशंस। तो टोनी फेडल कहते हैं अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी टीम भी खत्म हो सकती है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बर्बाद हो जाते हैं अगर गलत आदमी को आपने रखा अपने साथ। टोनी कहते हैं अगर आपने किसी पेटी
मतलब बेकार, छोटा मोटा, उथला, अनट्रस्टवर्दी टायरेंट, ऐसा आदमी इसको आप भरोसा नहीं कर सकते। और टायरेंट, टायरेंट मतलब तानाशाह, जो दूसरों को टॉर्चर करता है। अगर ऐसे आदमी को आपने हायर कर लिया और आपको मालूम पड़ गया, मुझे लगता है अंबुज ऐसा ही आदमी था। अंबुज हमारे यहाँ जब आया तो 10 साल का एक्सपीरियंस था उसका सेल्स का, और यहाँ पर मैंने दिलीप को एज ए मैनेजर का काम देना शुरू कर दिया। और अंबुज बात ही ना माने दिलीप की, मीटिंग में बुलाओ तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता। तो मुझे दिख रहा था कि ये आदमी अनट्रस्टवर्दी है। टायरेंट का तो रोल नहीं दे पाया मैं, मतलब नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, क्योंकि उसके नीचे कोई था ही नहीं टायरेंट करने के लिए, डांटने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। बट मुझे समझ में आ गया कि वो अनट्रस्टवर्दी है। तो अगर ऐसा कोई आदमी आपके साथ काम करता है तो आपका नी जर्क रिएक्शन होगा। पता है नी जर्क रिएक्शन क्या होता है? पैरों में हम लोग का एक मेडिकल हैमर होता है, रबड़ का बनता है, और उसको आप जब मारते हैं नी के जस्ट नीचे, पटेला के नीचे एक मसल है, उस पर मारेंगे तो पैर ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जाता है ऊपर। ये तो मैं नकली कर रहा हूँ, बट पैरों में असली में होता है। वो बॉडी के रिफ्लेक्स को दिखाया जाता है। एक ये रिफ्लेक्स होता है, एक गुदगुदी रिफ्लेक्स होती है। तो आपका नी जर्क रिएक्शन होगा, अरे फटाफट इस आदमी को निकालो। लेकिन फिर भी टोनी कहते हैं नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, उसको समझाइए, उस आदमी को पूरी सिचुएशन समझाइए और उनको मौका दीजिए कि वो पूरी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। लोगों को फायर करने का गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो आपको वो भी समझना होगा और अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करना होगा। क्योंकि अगर आपको रूल्स नहीं पता होगा तो जाकर के वो वकील के साथ मदद लेकर के आपको सू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है उनको सही तरीके से फायर नहीं किया गया। ये छोटी कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी कंपनी की ज़्यादा प्रॉब्लम, बिकॉज छोटी कंपनी तो कुछ है ही नहीं, सू क्या कर लोगे आप? गरीब नंगा बेचारा खाएगा क्या? इसका मतलब है हम सबको बहुत ध्यान से एक एक बंदे को चूज करना होगा, क्योंकि टोनी कहते हैं बहुत बार एक आदमी, अकेला एक आदमी पूरी कंपनी को खत्म कर सकता है। और यही सबसे बड़ी बात है टोनी कहते हैं एक स्टार्टअप की, कि शुरू में ऐसी टीम होती है, शुरू में कुछ लोगों के साथ मिलकर के आपको लगता है हम आसमान चढ़ सकते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। फिलहाल जिसको मैं अपनी टीम कह सकता हूँ रिम्पी स्कैन में, डीप नॉलेज में, मैं किसको टीम कह सकता हूँ आप लोगों के हिसाब से? जिसके साथ मिलकर के मैं अपना वेंचर चालू किया हूँ, किसको कहूँ मैं टीम? डॉक्टर आशीष शुक्ला, और कोई? रिम्पी शुक्ला, और किसी को नहीं कह सकता हूँ मैं। दिलीप जी को, सुधीर को मैं चाहता हूँ टीम कहूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ टीम, क्योंकि अभी वो एज अ स्ट्रैटेजिस्ट नहीं सोच पाते, एज अ बिजनेसमैन नहीं सोच पाते, जॉब की तरह तो सोच पाते। और यहाँ तक कि रिम्पी को भी मुझे लगता है, शी इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ नॉट अ स्टार्टअप को फाउंडर। पता है को फाउंडर कौन होता है? जो एक बड़ा सा विजन साथ में देखता है। हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, उस बंदे का नाम क्या था जो हायर कर रहा था लोगों को, जोस कॉन्ग। नेस्ट के ऊपर इतना भरोसा था कि नेस्ट दुनिया को चेंज करने वाली प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि ज़ेनियोगा अभी हम लोग इसको एज अ प्रोडक्ट नहीं बना पाए हैं ठीक से। अभी भी हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बेसिक कोर्स हो चाहे एडवांस कोर्स हो, बट जब एज अ प्रोडक्ट हम बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट, ऐसा कर सकते हैं। बट वो जिसको भरोसा होता है वही को फाउंडर कहलाया जा सकता है, जो एक ही प्रोडक्ट पे कई महीनों कई साल तक काम कर सके। होपफुली कृष्णमूर्ति को अपने से 20 साल बाद लोग मिले थे, टीम मिली थी, पता है आपको? शुरू में नहीं मिले थे। और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम लोगों के मिलने को 20 साल हो जाएगा और तब तक मुझे फिर कुछ लोगों को मिलेंगे, जैसे आप लोग हैं, तीनों लोग मिलेंगे। हर एक आदमी को एक तो पर्सनल फाइनेंशियल कंफर्ट मिलना चाहिए, उसको डर खत्म होना चाहिए। जैसे अब मुझे डर खत्म है, खाने पीने की टेंशन नहीं है मुझे। वो टेंशन जब तक रहती है तब तक आप सोच नहीं सकते, तब तक आप उसी से सोचते हैं, गरीबी से और प्रॉब्लम से ही सोचते हैं। तो मैंने भी 10 साल जॉब की है भाई, 10 साल तो प्रॉपर एक जॉब की है, उसके अलावा मल्टीपल जॉब्स की है। अब जाकर के मैं कह सकता हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझे खाने की दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही टोनी फेडल एप्पल में 10-12 साल जॉब किया, और जब ये वहाँ से निकले हैं तो हिज नेट वर्थ वॉज मोर देन $200-300 मिलियन, प्लस इनके ढेर सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जिनके साथ मिलकर के इन्होंने नेक्स्ट कंपनी बनाई थी। तो टोनी कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जिन लोगों के साथ आप अपनी कंपनी चालू करते हैं। टोनी ने अपनी कंपनी एप्पल के बाद चालू की तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, टीम उनको मिली थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि आपकी टीम बड़ी होगी, एक पॉइंट के बाद बड़ा होगा। और यह भी होगा कि जिनके साथ आपने अपना स्टार्टअप चालू किया है उसमें से कुछ लोग आपको छोड़ के जाएंगे, ये भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक स्टार्टअप नहीं रह जाती। जैसे अभी जो हम लोग कर रहे हैं, 4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, अगर यही चीज 400 या 4000 लोग हो जाए
तो वो स्टार्टअप नहीं होगी, वो अलग ही जानवर होगा। जैसे छोटा बच्चा जब गोद में होता है तो बड़ा प्यारा लगता है, और जब वही बड़ा हो जाता है और बाप बन जाता है, घर पे आता है, लड़ाई करता है, तो लगता ही नहीं कि वही वाला था, क्यूट सा बेबी था। तो स्टार्टअप क्यूट बेबी है, और एक बड़ी कंपनी चाहे 100 200 500 की हो तो अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको लोगों को ऐड करना होता है। टोनी कहते हैं जब कंपनी बड़ी होती है, बहुत से लोगों को हायर करते हैं, तो बहुत बार आप गलत लोगों को हायर कर लेते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं जो लोग कभी काम ही नहीं करेंगे। जैसे नंदिनी ने कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी, वेदांतु, तो उस कल्चर के लिए रॉन्ग फिट थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं कि वो आपके हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते। सबसे खतरनाक चीज जो ज्यादातर कंपनीज में होता है कि आप ऐसे लोगों को हायर कर लेंगे जो खाली ठीक है, ओके, हाँ, बस। हमारे यहां भी यही लोग हैं। वो टाइम टाइम पर क्या पूछते हैं, अब क्या करना है सर? स्टीव जॉब्स क्या बोलता है? स्टीव जॉब्स बोलता है मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूं जो मुझसे समझदार और मुझे पता है क्या करना है। वो ऐसे लोगों को बोलता भी है कि मैं ऐसे लोगों के को रखना चाहता हूं जिनके लिए मैं काम करने को तैयार हूं। यह स्टेटमेंट है मार्क जकरबर्ग का। स्टीव जॉब्स को जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अपना चेंज कर दिया थोड़ा सा, कि जिस आदमी के लिए मैं जॉब करने को तैयार हूं, ऐसे आदमी को मैं रखूंगा। जीनियस जो हमको बताए कि क्या करना है। बट ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, आपने ऐसे लोगों को रख लिया जो जस्ट ओके है, काम चलाऊ है। शुरू में पैशनेट लोग इकट्ठे होते हैं किसी काम को करने के लिए, फिर काम बड़ा होता है उनके पैशन की वजह से। लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो ऐसे लोग भी एंटर कर जाते हैं जो अनइम्प्रेसिव है, उनके अंदर कुछ बात नहीं है। ये कौन से लोग होते हैं? मोस्टली फाइन लोग, टीम में ठीक ठाक काम कर लेते हैं, और जो भी काम दिया जाता है वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं क्या करना है। और ये भी एंड नहीं है दुनिया का, कंपनी का। जब कंपनी बड़ी होती है तो आपको अलग अलग लोग चाहिए होते हैं, अलग अलग लेवल पे। आपके पास जब ढेर सारे स्लॉट्स होते हैं, 2000 3000 10,000 एम्प्लॉइज चाहिए, तो आपका हर स्लॉट के लिए ए प्लेयर नहीं मिलेगा। सचिन तेंदुलकर हर टीम में नहीं पहुंच सकता, आपको काम कराना पड़ेगा। जैसे मैं रिम्पी से बहुत बार कहता हूं, ऊपर जो मेड सर्वेंट्स हमारे साथ काम करती हैं, तो बहुत बार झाड़ू पोछा नहीं लगाते अच्छी तरीके से, तो बोलता हूं रिम्पी कम से कम तुम्हें तो नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई तो है तुम्हें जो काम करके दे रहा है, तो कम से कम काम चलने दो। तो आपको बहुत बार काम पे लोगों को रखना पड़ेगा। और जो लोग बेस्ट होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो आपके साथ काम करने को इंटरेस्टेड नहीं है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो लेवल वो चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, जो टाइटल चाहते हैं, आप उनको देने को तैयार नहीं है, आपके पास नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी नॉर्मल आदमी को हायर किया, जस्ट ओके था, B+, और वो ऐसा आदमी निकल गया, वाओ कह सकते हैं आप उसके लिए। वो ऐसा आदमी निकलता है जो पूरी टीम को मैनेज कर लेता है। वो आदमी डिपेंडेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और बहुत अच्छा ग्रेट मेंटर होता है, और साथ ही साथ बहुत अच्छा टीम मेट भी होता है। एक टीम को मैनेज कर पाना बिजनेस होता है। और ज्यादातर कंपनी इसलिए नहीं ग्रो होती बिकॉज हर आदमी इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा है, अपने लिए तो बहुत अच्छा ही है, जॉब पकड़ लेगा, काम करेगा, घर आएगा। लेकिन जब टीम पे काम करना पड़ता है तब सबको दिक्कत हो जाती है। और बहुत बार ऐसे लोग मॉडेस्ट होते हैं, काइंड होते हैं, और चुपचाप अपना काम करते हैं। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। इसलिए ये मत सोचिएगा जब आप इंटरव्यू लेते हैं और आप किसी को टारगेट करते हैं कि वो मुझे मिल जाए, वही चाहिए वही चाहिए। बहुत बार छुपे हुए, किसको बोलते हैं ना, कोयले में हीरा छुपा होता है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए आप। एक कंपनी को ग्रो करने में सबसे मुश्किल काम है बेस्ट लोगों को हायर करना, पाना, खोजना। तो शुरू में तो आप ही खोजेंगे, लेकिन फिर आप एक ऐसी टीम खड़ी करेंगे जिसको आप ट्रस्ट करेंगे कि वो भी आप जैसा या आपसे अच्छे लोगों को हायर कर सके। और फिर फाइनली एक ऐसी कंडीशन बनाइए कि उस कंपनी में लोग खुश हो और थ्राइव करें। आज लोग क्यों जाना चाहते हैं गूगल जैसी कंपनी में, एप्पल जैसी कंपनी में? क्योंकि वहां का एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि लोग बहुत खुश हैं, होपफुली। और टोनी कहते हैं अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं, एक कंपनी का एक ही काम है, एक बॉस का एक ही काम है, अच्छे अच्छे लोगों को हायर करना। ये हर किसी का, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, उन सबका मेन प्रायोरिटी यही होना चाहिए। प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग, उनको हायर करना। टोनी कहते हैं मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में एचआर का काम, मीटिंग हो जाती है तो एचआर का काम हाँ बाद में देख लेंगे, ऐसे ही लंप अप कर दिया जाता है, एज इफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एचआर चलो देख लेंगे, तुम लोग मैनेज कर लेना ऐसे। लेकिन टोनी कहते हैं अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी टीम, उसकी हेल्थ और उसका ग्रोथ। हेल्थ का मतलब खाली फिजिकल हेल्थ नहीं है, उसका हैप्पीनेस, उसका मेंटल हेल्थ। इसलिए आप क्या करिए, इस चीज को सबसे पहले हर मीटिंग में सबसे पहले बात करिए
कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे लोगों को हायर करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करिए, उसके बाद बाकी चीज़ डिस्कस करिए। फिर टोनी बताते हैं जब हम नेस्ट कंपनी बना रहे थे, अब तो वो 1000 से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी हो चुकी है, 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं। गूगल ने उसको खरीद लिया है, 10 साल से भी ऊपर हो चुका है। अब उसका नाम गूगल नेस्ट है। उधर जब हमने नेस्ट शुरू किया था तो हर मंडे को हम ऐसी मीटिंग चालू करते थे, चलो बताओ भाई कौन है मार्केट में सबसे अच्छा है अपने काम में, जिनको हमको हायर करना है किसी भी हालत में। हमारा हायरिंग गोल क्या है, प्रोडक्ट गोल नहीं, हायरिंग गोल क्या है। हमारा रिटेंशन मेट्रिक क्या है, हम लोगों को रिटेन कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट लोगों को। मुझे समझ में नहीं आया था जब मैंने एक बंदे को हायर कराया था मेडॉल में, जो मेरा ही बॉस था, उसका पैकेज मुझसे भी 4 गुना, मुझे लगा इस आदमी को ज्वाइनिंग बोनस मिला था उसको। मेरे को राजू वेंकटरमण ने कहा था तुम मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड रहते हो तो एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, मेडॉल बिहेवियरल हेल्थ डिपार्टमेंट, और उसके लिए उन्होंने मुझसे कहा तुम अपना ही बॉस खोजो। तो मैंने अपना बॉस खोजना शुरू किया। तो एक बंदे को मैंने खोजा, उसका इंटरव्यू हुआ, उसको ज्वाइनिंग बोनस मिली थी 20 लाख रुपए और उसकी सैलरी मिली थी 2.5 लाख रुपए। मेरी सैलरी थी उस समय 25,000 रुपए। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए कंपनी की टैक्सी मिली थी। बाद में उसने मुझे इतना परेशान किया कि मैं जॉब छोड़कर वहां से भाग गया। वो मेरी बातें नहीं सुनता था, वो मुझे चिढ़ाता रहता था, उनसे कहता था तुम तो बाबा हो, स्पिरिचुअल बाबा, और बाबा क्या कर रहे हैं बाबा, पता नहीं उसको क्या दुश्मनी थी मुझसे। और टोनी कहते हैं हम लोग अपनी कंपनी में ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर हमको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, अच्छे लोगों को हायर करने में रोड ब्लॉक्स क्या है, जो हमारी टीम है, टीम की हेल्थ कैसी है, उनकी मेन इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे आप चेक कर रहे हो। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसको इंसेंटिव कायदे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कौन सा अच्छा बंदा है जिसको बोनस की जरूरत है और हम नहीं दे रहे हैं। और अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छे से काम किया है तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि हमारी कंपनी किस चीज को वैल्यू करती है। दिखाना है ना कि किस चीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारी कंपनी को कोई आदमी छोड़ के गया है तो क्यों गया है, अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इसको बोलते हैं, कंपनी को छोड़ के जाने को क्या बोलते हैं, एट्रिशन। जैसे कंपनी का हर साल जितने लोग छोड़ के जाते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है, एट्रिशन रेट 5% रेट है, मतलब जितने लोगों ने ज्वाइन किया फिर कितने लोगों ने छोड़ा, तो परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। कुछ कंपनीज में जितने ज़्यादा लोग छोड़ते हैं उस कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत खराब है। तो अगर हमारे यहाँ एट्रिशन हो रही है, बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं ये बताओ। और ये बताओ जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए वो जॉब कैसे हम और अच्छा और एक्साइटिंग बना दे कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो यही काम करना चाहते हैं, और कैसे हम अपने टीम वालों को ग्रो करने में हेल्प करें। और जब ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद टोनी कहते हैं हम आते थे मेन प्रोडक्ट पे। हम बना क्या रहे हैं, ये लोग बना रहे थे थर्मोस्टैट, AI बेस्ड थर्मोस्टैट। जिस चीज की कंपनी है बोलते हैं हम उस चीज के बारे में बाद में बात करते थे। सबसे पहले टीम हायरिंग, जो छोड़ के जा रहे हैं क्यों, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही ये सब चीज। और फिर धीमे धीमे क्या होने लगा, बोलते हमारे नीचे जो मैनेजर्स थे उनको भी दिखाई दिया कि अच्छा ये चीज सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर उन लोगों की जब मीटिंग्स होती थी मैनेजर्स की अपनी टीम के साथ, उन्होंने भी अपनी टीम में यही चीज सबसे पहले करना शुरू कर दिया, सबसे पहले लोगों के बारे में। और इसको हम लोग नेक्स्ट वे बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारे लोगों के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट वे मतलब पीपल्स फर्स्ट। आप क्या बना रहे हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसके साथ मिलकर के उस चीज़ को बना रहे हो। अगर आप इस सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। ये नंबर है व्हाट्सएप, आप मुझे मैसेज करिए और कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहिए। मैं गारंटी देता हूँ जो आदमी बहुत जेन्युइनली इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, मैं उसको ये कोर्स ज्वाइन करा के रहूँगा किसी भी कीमत पे। ठीक है।